थोड़ा तेज तेज पढ़ेंगे अब, थोड़ा बेटा काफ़ी देर चैप्टर लंबा हो गया है ये। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कैसे करता है। बेटा मैंने कहा था ये ब्लूप्रिंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर इसको आप तैयार कर लोगे। ये थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। सिंपल है, इसका चित्र काफ़ी ईजी है। देखिए फुफ्फुस केशिकाएँ हैं, केशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब धमनी या शिरा का सबसे छोटी नस जो होती है, सबसे छोटी बारीक पतली नस को शिराएँ कहते हैं। यहाँ शिराओं का दोनों मिक्स जाल है, फुफ्फुस से फुफ्फुस और फुफ्फुस के लिए, ये फुफ्फुस के लिए जा रहा है और ये फुफ्फुस से जा रहा है। फुफ्फुस से रेड दिखाया ब्लड, दो रेड क्यों दिखाया रेड ब्लड? रेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड। फेफड़ों से रेड ब्लड कहाँ पर आया? बाएं अलिन में आया। देखो कहाँ में आया? ब्लूप्रिंट बाएं लेफ्ट वाले अलिन में, लेफ्ट वाले अलिन में और इस में। इसके बाद और से देखें फिर क्या हुआ। फिर बेटा यहाँ से ब्लड होकर ये चाप द्वारा ये ऊपर से महाधमनी से होकर कहाँ चला गया? जिस्म के फुफ्फुस के अलावा, फुफ्फुस में नहीं गया है, फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में केशिकाओं में पहुँच गया, सिर्फ फुफ्फुस में नहीं गया। अब वहीं से वापस उसने कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जिसे कहते हैं अशुद्ध, क्योंकि वहाँ पर क्या करा ब्लड ने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करा श्वसन में, जो आपने पीछे रिएक्शन पढ़ी थी। उसके द्वारा भी नीला ब्लड शरीर से महाशिरा से होता हुआ कहाँ आया? दाएं, ये बाएं अलिन था, दाएं अलिन में आ गया, दायां, हाँ ठीक है, दाएं अलिन में आ गया। यहाँ से चाप होता हुआ ये फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों में नासा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर चली गई, नोज के द्वारा, नोस्ट्रिल के द्वारा। सिंपल है, बहुत आसान है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का अदला बदली का व्यवस्थापन निरूपण। ब्लूप्रिंट समझ रहे हैं आप? ब्लूप्रिंट है सिंपल, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया है मैंने, पूरा फीचर समझा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर प्रवेश करता है, ये बातें कहेगा, मैं बता रहा हूँ। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा ऑक्सीजन वाला तथा वी ऑक्सीजनित मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला बगैर ऑक्सीजन वाला मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह बंटवारा शरीर के उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है, अच्छी ऑक्सीजन, क्योंकि हम सबसे उच्च प्राणी हैं मनुष्य। पूरे प्राणियों में चाहे पेड़ पौधे चाहे उसमें उचित दिमाग का विकास ज़्यादा हुआ है, तो दक्षता हमारी जो स्किल है, जो हम अपने टैलेंट का यूज़ करेंगे वो उच्च लेवल पर करेंगे, इसलिए ऑक्सीजन हमें शुद्ध चाहिए, ज़्यादा चाहिए। पक्षी स्तनधारी शरीर की जंतुओं का जिन्हें उच्च ऊर्जा की अवस्था है बहुत लाभदायक है, क्योंकि उन्हें अपने शरीर का तापक्रम बढ़ने के लिए निरंतर ऊर्जा की अवस्था होती है। उन्हें माइंड का इतना स्किल नहीं करना, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल करना है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं करना, शरीर का तापक्रम परिवहन के तापक्रम में निर्भरता जल स्थलचर या बहुत से तरह के जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय। इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है, जल स्थलचर या बहुत से सरीसृप, सांप वगैरह, अजगर अजगर भी, और सांप अजगर और जानवर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एलिगेटर, ठीक है, ये सब भी सरीसृप में आते हैं। डायनासोर भी सरीसृप में आते हैं, पहले बता चुका हूँ पिछले 9th क्लास में। 3 कोष्ठी होता है, कितना होता है? 3 कोष्ठी। सवाल बन सकता है यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन तरफ ऑक्सीजन इस धारा को सीमा तक मिलना भी सहन करते हैं। दूसरी मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। एक सवाल यहाँ से बन गया। रुधिर किलो में भेजा जाता है, यहाँ से रुधिर किलो में भेजा जाता है गलफड़ों में, जहाँ ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से मिलता है, और क्या होता है? जहाँ ही ऑक्सीजन मिलता है सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछली के शरीर में एक चक्र में, एक राउंड में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, दूसरी और अन्य कोशिकाओं को कशेरुकी को, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, पीछे रीढ़ की हड्डी वालों को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जैसे सारे चौपाई जानवर लगभग सभी में कशेरुकी होता है। प्रत्येक चरण में 2 बार हृदय में जाता है, 2 बार। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हमारे अंदर दोहरा रक्त का परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण कितना आता है? कशेरुकी में। कशेरुकी में खास तौर पर कितना आता है? मनुष्य में, ठीक है। सवाल बन गया, कशेरुकी प्राणी में कौन सा रक्त परिसंचरण पाया जाता है? तो कहेंगे दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। मछलियों के शरीर में केवल क्या होता है? इकेहरा या एक परिसंचरण, अकेरा परिसंचरण होता है, रक्त परिसंचरण। सवाल हो गया। अगला पॉइंट है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बेटा ब्लड का प्रेशर लगाना। ब्लड का प्रेशर 80-120 आपने बहुत सुना होगा, आपने आसपास देखा होगा। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को ले जाने वाली नसें जो धमनी और शिरा हैं, और तीसरी केशिकाएँ हैं। केशिकाएँ सबसे पतले पार्ट कहते हैं, जिनमें अंतर करना मुश्किल होता है। धमनी शिरा हैं, दोनों को एक से अंग माना जाता है लगभग। केशिकाएँ हैं, कैपिलरी यूज किया जाता है वर्ड। तो 3 हो गई, धमनी, शिरा और केशिकाएँ। व्यक्ति के विरुद्ध जो बल दबाव लगाता है, रुधिर वाहकों की व्यक्ति के विरुद्ध जो दबाव लगाता है, वाहिकाएँ भी दबाव लगाती हैं और ये दबाव लगाता है, उसे रक्तदाब कहते हैं।
ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। पूछा जा सकता है दाब शिराओं में अधिक होता है, धमनियों में क्या होगा, धमनियों में बहुत अधिक होता है, क्योंकि धमनी को शरीर के अंगों तक ब्लड भेजना होता है और उसको वहाँ से लाना होता है, तो हल्के हल्के स्लो स्लो आता है धमनी के अंदर रुधिर। दाब नीले प्रकुंचन, नीले नीचे वाला प्रकुंचन संकुंचन सिकुड़ना, नीले के सिकुड़ने के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुचितलन शीतलन ढीले होने के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुचितलन दाब कहलाता है। इस सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 तथा अनुचितलन दाब 180 यानी ढीला वाला लूज वाला 80 है और हाई लेवल प्रकुंचन दबाव वाला 120 है। 120-80 नॉर्मल मनुष्य के लिए होता है, पता ही होगा आपको। याद पूछा जाता है रक्तदाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, याद करने स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा, स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र द्वारा, ठीक है, या फिर रक्तदाब द्वारा। उच्च रक्तदाब के तनाव भी कहते हैं। इसका कारण है कि धमनिकाओं को सिकुड़ना है, रक्त प्रवाह में प्रभाव होता है, धमनी फट जाती है, आंतरिक होता है। कब पे होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेली घी वाली चीज़ें खाते हैं और अपनी ऊर्जा का यूज़ नहीं करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल तेल घी रक्त ब्लड की नसों में जम जाता है और नसें पतली हो जाती हैं। और ये आप नियम जानते हैं। फिर जिसका कोई चीज़ अगर पाइप पतला हो जाए मोटी की जगह तो वहाँ दबाव ज़्यादा लगता है, इस कारण से ये नसिकाएँ फट जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे नलिका रुधिर वाहिकाएँ। धमनी व रुधिर वाहिकाएँ जो रुधिर को हृदय शरीर के विभिन्न अंगों तले आती हैं। धमनी की वृत्ति मोटी तरह लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च ताप से निकलता है। शिराएँ, ये इंपॉर्टेंट है धमनी के बारे में। तो मोटी और लचीली क्यों होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर एक्सकर वापस हृदय लाती है। उनमें मोटी वृत्ति व्यवस्था नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। लेकिन इनमें रुधिर एक ही दिशा में होनी चाहिए, नीचे की ओर वापस नहीं आती हैं, ऊपर की ओर या जिसमें सारे अंगों की ओर से कहाँ पर फेफड़े की वो हार्ट की ओर जाना है, हृदय की ओर एक ही दिशा प्रवाहित हो रहा है, तो वॉल लगे होते हैं ताकि वापस लौट कर नहीं आए। वॉल ब्लड को आगे ही बहने देता है, पीछे की ओर वापस रोकने से रोकता है। किसी अंग या ऊतक तक पहुँचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है, जिसमें सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। तो छोटी वाहिकाओं को वित्तीय कोशिकाएं मोटी होती है और रुधिर आसपास कोशिकाओं को मध्य पदार्थों का बनने में इसी पतली वृत्ति होता है। केशिकाएं तब वापस नहीं पाए, इन्हें केशिकाएं कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, केशिकाएं किसे कहते हैं? सबसे छोटी वाहिकाओं की वित्तीय कोशिका मोटी होती है, रुधिर एवं आसपास कोशिकाओं मध्य पदार्थों का विनिमय पतली वृत्ति द्वारा होता है, ये कोशिकाएं कहलाती हैं। और केशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएँ बनाती हैं, तब रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं, नसें बनाती हैं। प्लेटलेट्स तथा अनुरक्षण माना बचाना। प्लेटलेट द्वारा इन नलिकाओं के तंत्र में यदि श्लेष्मता प्रारंभ हो जाए, इन नलिकाएं जो 3 नलिकाएं पढ़ी आपने, रुधिर धमनी और शिराएँ, धमनी शिराएँ और केशिकाएं, रेस्ना इनमें से कुछ निकलना प्राप्त हो जाए तंत्र में से रेस्ना कोई पिछा कि जब हम घायल हो जाएं रक्तस्राव होने के तो तंत्र रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंप प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी, पानी कम हो जाएगा, दबाव कम हो जाता है। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। तो पूछा जा सकता है प्लेटलेट्स कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? इसे जो पूरे शरीर में बढ़ते हैं, रुधिर ब्लड कहीं से कुछ कट जाए, कुछ हल्का सा घाव हो जाए, तो वहाँ पर थक्का क्लॉटिंग बनाती हैं, थक्का जिसे इंग्लिश में क्लॉटिंग कहते हैं, क्लॉटिंग बनाती हैं। ये काम में प्लेटलेट्स और विटामिन के भी याद कर लें, विटामिन के भी आएगा। विटामिन के दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, विटामिन के और थक्का, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं। प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं, रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करते थे और उसके साथ में रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग करती हैं। तो पूछेंगे थक्का बनाने में किसका योगदान है? ऑप्शन होता है विटामिन के, तो विटामिन के भी लगाएंगे, और ऑप्शन होता है प्लेटलेट, तो प्लेटलेट भी लगाएंगे। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है ये भी बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लस्सी का। सवाल 4-5 होगा, देख लेना कितने हो गए। एक अन्य प्रकार का द्रव जो वहन में सहायता करता है, लस्सी का ये ऊतक कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, LYMPH, लिम्फ। लस्सी का ये ऊतक सरल ऊतक तरल भी कहते हैं। कोशिकाओं व्यक्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तरह रुधिर कोशिकाएं, क्या क्या निकलता है? प्लाज्मा निकलता है, प्रोटीन निकलेगा और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिका के बीच में जो अवकाश होता खाली जगह होती है उसमें रहते हैं, ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। उससे बहता हुआ एक सिस्टम बन जाता है। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन ये रंगहीन तरह, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है लसिका में क्या क्या होता है? ये रुधिर प्लाज्मा की तरह, ये रंगहीन तरह, इसमें अल्प मात्रा थोड़ी मात्रा प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतर कोशिका के बीच के अवकाश में लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है, अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तरह शुद्रांत छोटे आंत्र द्वारा अवशोषित वसा चिकनाई का वहन लसिका द्वारा होता है।
क्या क्या वहन होता है? शुद्रांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकाएं अवकाश वापित रुधिर में ले आती हैं। जो तरल बहने वाला है बाह्य कोशिका अवकाश खाली को अवकाश से वापस रुधिर में ले आती हैं, वापस जाकर ब्लड में मिल जाता है। पादप परिवहन पढ़ेंगे। हम पहले चर्चा कर चुके हैं पादप किस तरह से CO2 सरल यौगिकों को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण और जो भंडारक क्लोरोफिल युक्त अंगों द्वारा विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। ये पढ़ चुके हैं, आप पहले पढ़ा चुके हो। शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम प्रचुरतम स्रोत है। पता ही आपको NPK और कुछ और लवण चाहिए होते हैं जो मिट्टी से ही मिल जाते हैं। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा मृदा के संपर्क में रहता है किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क में आने वाले अंगों में क्लोरोफिल युक्त अंगों द्वारा दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पौधा शरीर के सभी अंगों में भागों में आसानी से विस्तृत हो जाती है। जो छोटा पौधा है बहुत छोटा था, अभी प्लांट है बहुत छोटा पौधा चल रहा है तो उसमें भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा है तब क्या होगा? यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तरह जड़ों में उपजाऊ उपलब्ध कराने के लिए मिश्रण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा, मिश्रण द्वारा काम नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता हो जाती है। आपने पढ़ा था जैसे हमारे यहाँ भी मिश्रण नहीं है, क्या है? ब्लड लेकर जा रहा है, ब्लड प्रणाली कर रहा है, ब्लड का काम है और ब्लड में हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो क्या कहानी बैंड हो जाएगी, क्योंकि 3 साल बताए थे कि 3 साल उंगली तक हृदय से जाने में, उंगली तक नाक से होकर हृदय द्वारा जाने में उंगली तक अंगूठे की 3 साल लग जाएंगे। तो उसके लिए क्या है? हीमोग्लोबिन ब्लड है लेकर जा रहा है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है। ऐसे ही पेड़ पौधों में भी सुदृढ़ प्रणाली है। अभिकल्पना के लिए विभिन्न शरीर अभिकल्पना की ऊर्जा की इतना भी नहीं होती। पादप प्रचलन नहीं करते हैं, पादप चलते नहीं हैं, टहलते नहीं हैं। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात उनको ऊतकों मृत कोशिकाओं का भी होता है। सबसे ऊपर जो मोटी मोटी परत छाल होती है, छाल जिसे कहते हैं, वो उनमें 90% से ज़्यादा मृत कोशिकाएँ होती हैं। इस प्रमाण पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। हमारा ब्लड बहुत तेज जाता है और धीमे प्रणाली जो इसके नाम है जाइलम फ्लोएम, जिन दूरी परिवर्तन का प्रचालन करते हैं जब वृक्षों में वैदिक होती हैं। जितने बड़े वृक्ष होते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े जाइलम फ्लोएम नाम के सिस्टम बहुत अच्छी तरह से वेल डेवलप होते हैं। पादप वहन तंत्र प्रणाली से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थों जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये 2 पथ स्वतंत्र संगठित चाल नलिकाओं से निर्मित हैं। ये 2 पथ हैं, एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल व खनिज जड़ों को वहन करता है, दूसरा फ्लोएम पत्ती से जहाँ प्रकार उत्पाद तैयारी होते हैं पौधे के निभागों को वहन करता है। मैंने पूरे इतना विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल आ रहा है, जाइलम का क्या कार्य है या मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को कौन लेकर जाता है? उसका नाम है जाइलम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। पता नहीं कौन सवाल है, 10वां या 12वां सवाल होगा, आप देख लेना। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन माने ले जाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम नाम का टिश्यू ऊतक। और ये कौन सी प्रणाली का है? भोजन की प्रणाली वहन का है। ठीक है, पेड़ पौधों वहन करता है। मीन उत्तर रचना विस्तार करना होता है। अब हम पढ़ेंगे कैसे परिवहन होता है। इनमें चालनी नलिका होती हैं, जाल होता है, नलिकाएँ होती हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो। जल में परिवहन, जल का परिवहन कैसे होता है? जाइलम ऊतकों जड़ तनों पत्ती वाहिकाएँ तरह वाहिकाएँ, वाहिकाएँ बड़ी मोटिकाएँ वाहिका पत्ती पत्ती आपस में जुड़कर जल संबंध वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध जुड़ा होता है। संबद्ध माने जुड़ा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं, सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। आयरन नहीं, आयन। आयन क्योंकि ध्यान रखना केमिस्ट्री का वर्ड है। मैंने आपको बताया था जो लवण हैं जो अभी ऊपर बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो या फिर अन्य लवण चाहिए हमें, इन लवणों का जो अवशोषण होगा, जो अभिक्रिया में यूज होगा प्रकाश संश्लेषण में, वो आयन के रूप में होगा। इसलिए नाइट्रेट लेते हैं, इसलिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो वो गैसीय है, वो आयन के रूप में नहीं होती। लेकिन नाइट्रोट जैसे यूरिया है, यूरिया पानी में घुलकर नाइट्रेट के रूप में बदल जाता है। तो सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करते हैं। जल और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करते हैं। इस अंतर समाप्त करने के लिए मृदा से जल में प्रवेश कर जाता है। आयन ऊपर चला जाता है, आयन की सांद्रता होती है, सांद्रता कम हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है, पानी का मात्रा कम हो जाती है, पानी अंदर जल में खिंचाता है। इसका अर्थ है जल अनवरत गति से जल के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है। पूरा जल का एक पूरा स्तंभ, पूरा पिलर बन जाता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। ऊपर से कैसे निकलता है देखते हैं। जब हम आमतौर पर पादप की ऊंचाई देखते हैं तो दाब जल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्वयं पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुँचाने की कोई और युक्ति करते हैं। कौन सी युक्ति करते हैं देखो। क्रियाकलाप करें एक्टिविटी। एक ही आकार के बराबर मृदा वाले 2 गमले लीजिए, पौधा लगा दिए, पौधे की उंगली हो जाए, छड़ी लगा दी, दोनों गमले मिट्टी प्लास्टिक शीट कर दिए, नमी का वाष्पन ना हो सके, वाष्प न होने होते। दोनों गमलों के पौधे के साथ दूसरी छड़ी के साथ प्लास्टिक शीट धर दीजिए। क्या आप दोनों को अंतर देखते हैं? बराबर मृदा वाले 2 गमले, एक में पौधा लगा रही है, दूसरे गमले पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगाई है, छड़ी लगाई है, क्या नाम है, दोनों गमलों के पौधे के साथ दूसरे छड़ी के साथ प्लास्टिक। क्या आप दोनों को अंतर देखते हैं?
ये मानकर कि पौधों को पर्याप्त जल पूर्ति है, तो पौधों को पर्याप्त जल पूर्ति जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकों द्वारा हो जाता है। जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई, जो ऊपर पत्ती है यह हिस्सा है, इनके पत्तों द्वारा प्रकाश संचरण हमने पढ़ा था पीछे चैप्टर में कि वो छेद जो हो गए थे, रंध्र जो हो गए थे, स्टोमेटा इंग्लिश में कहते हैं, वो खुल जाते हैं जब पानी की मात्रा हवा में कम होती है और पत्ती में ज़्यादा होती है, तो खुलकर वो गार्ड सेल द्वारा उनको निकाल दिया जाता है। इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रंध्र के द्वारा हानि हुई जाइलम वाहिकों द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है। चूषक, सकिंग पावर। सकिंग माने पानी नीचे से खींच जाएगा, ऊपर की ओर निकाल जाएगा, इस चूषक हो जाएगा, सकिंग हो जाएगा, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप वायु विभागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये सवाल बना कि वायवीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, या पादप के वायु विभागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा होती है, उस प्रक्रिया का नाम है वाष्पोत्सर्जन। किस कौन से भाग द्वारा होती है? पत्तियों के रंध्रों द्वारा। एक सवाल ये बन गया। जाइलम वाहिकों द्वारा दिया था। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण जड़ से पत्तियों द्वारा जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक है। ये ताप के नियमन में भी सहायक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बाहर का पानी सूख लेता है और अंदर का बहुत ज़्यादा है, तो जैसे पसीना आपको निकलता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो पानी पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है और आपके जिसमें गर्मी शांत हो जाती है। लेकिन बरसात की गर्मी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बरसाती गर्मी में हवा पानी बहुत होता है, वाष्पोत्सर्जन या आपका पसीना नहीं निकलता है, तो आपको बेचैनी होती है, क्योंकि अंदर से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप प्रभावी, जिनमें जब रंध्र खुले होते हैं वाष्पोत्सर्जन कक्षण जाइलम में जल के अतिक्रमण मुख्य प्रेरक बल होता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है भाई? अब तक हम पादप में जल और खनिजों की चर्चा करते हैं। हम चर्चा करते हैं उपापचयी क्रियाओं के द्वारा। उपापचयी दो क्रियाओं से मिलकर बनता है अपचयी और उपचयी। अपचयी क्रियाओं में अपचयी क्रियाओं में भोजन का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और अपचयी क्रियाओं में ऊर्जा यूज की जाती है क्रियाओं द्वारा और नष्ट होती है ऊर्जा। ठीक है, तो उपापचयी क्रिया इन दोनों क्रियाओं कहता है। उत्पाद विशेष रूप प्रकाश संयोजन जो पत्ती में होता है, तर पादप करने भागों में कहते हैं प्रकाश संयोजन के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। और विलय उत्पाद प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। और ये संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक विभाग द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन का, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने हुए भोजन का पेड़ पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, या कौन से ऊतक द्वारा होता है, या कौन से संवहन ऊतक के द्वारा होता है? क्या नाम है उसका? फ्लोएम। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों। प्रकाश संश्लेषण पर उत्पादों का लाभ फ्लोएम अमीनो अम्ल अन्य पदार्थों का परिवहन भी करते हैं। अन्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण पर उत्पादों का लाभ फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। पदार्थ विशेष रूप से जल के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि अंगों में ले जाए जाते हैं। कहाँ का ले जाएंगे? जहाँ जल के भंडारण हो रहे हैं, जल में भोजन भंडार किया जा रहा है, फलों में भोजन होता है, बीजों में होता है, वृद्धि वालों में भोजन अन्य पदार्थ चांद संलग्न साधे कोशिकाओं के साथ चलनी नलिका में ऊपरी मुखी तरह मुखी दोनों दिशाओं होता है। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य बातों बल द्वारा समझाया जाता है, जिससे विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जो ऊर्जा को उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीके, सुक्रोज शक्कर, मीठी शक्कर, शुगर, ठीक है, शुगर केंद्र बनती प्राप्त पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा स्थानांतरित होते हैं। ऊतक का प्रसारण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश करता है। दाब पदार्थों फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है। फ्लोएम की बातों का स्थान पदार्थों का स्थान कराता है। उदाहरण के लिए बसंत जड़ बताने के उत्तम भंडारी शर्करा का स्थान कलिकाओं में वृद्धि में उच्च हो जाती है। क्या कहना चाह रहा है? जरा समझें। बसंत से पहले जाड़े होते हैं, जाड़ों में पत्ते गिरा देते हैं पेड़ पौधे, और पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वो अपने आप को एडेप्ट करते हैं, अनुकूलन करते हैं। ठंड के हिसाब से ठंड में भोजन बनता नहीं है, दिन भर बादल नहीं तो सॉरी कोहरा छाया रहता है, कोई निकलता नहीं है, तो इसी पत्तों को निकाल कर अपनी ऊर्जा की हानि बचाते हैं, वो ऊर्जा कम होती है। लेकिन जैसे ही बसंत का मौसम आता है, जड़ व तने के ऊतक में शर्करा होती, ग्लूकोज होती है, उसको सीधा कलिकाओं में पहुंच जाता है, जहाँ पत्तियों का निर्माण होता है बहुत तेज़ी से, और पत्तियाँ फिर निकलकर भोजन के निर्माण में सहायता करती हैं, जिससे वृद्धि की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बता रहा है ये क्यों होता है। फिर एक बार समझ लें। सुक्रोज तरह के पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। फ्लोएम जो ऊतक है उसमें एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी और बल की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर जो जाइलम था वो चूषक वाष्पोत्सर्जन बल द्वारा चल रहा था। ये कौन सा है? एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही ट्रांसफर हो जाएगा। ये ऊतक का परासरण, ये जो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा है ये ऑस्मोसिस परासरण दाब बढ़ा देता है, जिसमें जल इसमें प्रवेश कर जाता है। जबरदस्ती दाब बढ़ा देगा तो ऊर्जा पर जल इसमें प्रवेश कर जाएगा। दाब पदार्थों फ्लेम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है। ठीक है, दाब कहाँ कम था? जड़ में था। जड़ तने के भाग में से भोजन नहीं जा रहा था। भोजन कहाँ से जा रहा था? अब तक हरे भाग से जा रहा था, पत्ती में जा रहा था, पत्ती है नहीं, तो भोजन कहाँ से जाएगा? जड़ वसा नहीं जाएगा, यहाँ दाब है ही नहीं,
तो दाब को बढ़ाने का कार्य कौन करेगा? सुक्रोज शरीर के पदार्थ फ्लोएम में ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से होगा। आगे बढ़ें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बस फ्लोएम वाला इंपॉर्टेंट है। मानव में बाह्य तंत्र घटक कौन कौन से हैं? स्तनधारी पक्षियों में ऑक्सीजन को कनक क्यों आवश्यक हो? उस संगठित पदार्थ बाह्य तंत्र घटक क्या है? पालन में जल और खनिज लवण का दान कैसे होता है? पालन भोजन का स्थान कैसे होता है? सब सवालों का जवाब आपके ऊपर ही है। उत्सर्जन आ गया, आखिरी पॉइंट चल रहा है। उत्सर्जन एक्सक्रीशन इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब होता है जिसमें से शरीर से किसी भी प्राणी के अपने पार्ट्स अपने अंग से नुकसानदेह हानिकारक पदार्थों को निकाल देना। हम कचरा जीव प्रकाश संचलता शोधन जन्य बच्चे गैसों से कैसे कर पाते हैं? उन उपापची क्रियाओं में जैविक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकालना आवश्यक है। ये जैव प्रक्रम जितना हानिकारक उपापची वज्य पदार्थ, उपापची के बाद वज्य पदार्थ बचे होंगे, एक्स्ट्रा पदार्थ बचेंगे, का निष्कासन निकलना होता है, वो सर्जन कराता है। लेकिन जंतु इसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीव इन उपशिष्ट को शरीर के तत्व से जल में विसर्जित करते लाते हैं, जैसा हम अन्य प्रक्रम में देखते हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। मानव में सर्जन देखते हैं। कौन बतानी पूछा जाता सवाल कि उपापची क्रियाओं में किन पदार्थों को निकाला जाता है? वज्य पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त वज्य पदार्थों को निकाला जाता है। ये उत्सर्जन क्या कहलाता है? तो सवाल होगा वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापची वज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उपाप उत्सर्जन कहलाते हैं। एक सवाल यहाँ बना, एक सवाल यहाँ बना आपका। चलिए हटेंगे। मानव में उत्सर्जन आ गया। मानव में उत्सर्जन पहले थोड़ा अंक को देख लें मानव के, मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये वृक्क है, किडनी ये थोड़ी ऊपर होती है राइट वाली, लेफ्ट वाली नीचे होती है। किडनी की तरह है, किडनी वृक्क कहते हैं हिंदी में, उर्दू में गुर्दा कहते हैं। गुर्दा और किडनी बायां वृक्क लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, ठीक है। महाधमनी है, धमनी आई, धमनी में रेड वाला ब्लड है ऑक्सीजन वाला, और ये शिरा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। दोनों ही ब्लड फिल्टर होंगे, दोनों ही ब्लड से नसें जुड़ी हुई हैं। देखो बाई वृक्क धमनी है और ये कौन सी हुई? शिरा होगी। क्या? और शिरा से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये ब्लड से जुड़ा हुआ है। यहाँ से ब्लड आ गया किसमें? इसमें, और ये ब्लड आ गया इसमें। इसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं, अभी पढ़ेंगे हम कैसे होंगे। और इसके बाद छना हुआ जो पदार्थ होता है वो इस भाग में भेज दिया जाता है, इसे बोलते हैं मूत्राशय, और ये पाइप बोलते हैं बाई मूत्रवाहिनी। ये बाई वृक्क शिरा है, शिरा आ गई थी यहाँ से, उधर में धमनी होगी, इधर शिरा होगी, धमनी और ये शिरा, ब्लू वाली शिरा, सॉरी मैं वाइट कर रहा हूँ, देखो ध्यान के। ये रेड वाली धमनी है और ये ब्लू वाली शिरा है, ठीक है। यह महाधमनी आ गई, मोटी वाली धमनी, बाई मूत्र वाहिनी हो गई, मूत्र को ले जाने वाली वाहिनी, ठीक है, ये है, सही है। ये महाशिरा हो गई, चलिए ये मूत्राशय हो गया, ब्लैडर हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, शिश्न हो गया, जिससे आप वक्त के साथ साथ मूत्र निकाल लेते हो। चित्र के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो गई होगी। अब आते हैं इस सवाल पे, मानव में सर्जन पे। मानव में सर्जन, मानव को सर्जन तक एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रवाह होता है। वृक्क को उदर में, उदर माने पेट में, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, ऊपर स्पाइनल, पीछे के स्पाइनल को भी दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। दादा ये तब तक चलते जब तक मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता है। मूत्र इस प्रकार तय होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वज्य पदार्थ को छानकर बाहर करना है। मूत्र कैसे बनता है? मूत्र के बनने का उद्देश्य रुधिर में से वज्य पदार्थों को छानकर बाहर करने का है, ठीक है। पुप्पुत में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वज्य पदार्थ जैसे यूरिया अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली निकलजों कुछ होता है। इंपॉर्टेंट सवाल। वृक्क में आधारी निस्यंदन, निस्यंदन होता है छानने वाला, फिल्टर, इंग्लिश में कहते हैं फिल्टर। कौन होता है? वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर आधारी बेस सबसे मेन वाला नास्यंदन एकक, एकक माने शहर, एक यूनिट, यूनिट समझ लो, यूनिट माने अकेला, फुफ्फुस फेफड़े की तरह ही, जैसे पेपड़ा हमने पढ़ा था। बहुत पतली भित्ति वाला, पतली परत वाला, पतली दीवार वाला, रुधिर कोशिकाओं का, रुधिर केशिकाओं का, कोशिकाओं ने केशिकाओं, केशिकाओं माने नसियों का गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप की तरह, पूरा कप होता है, क्या आकार के सिरकंदे होते हैं। नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती रहती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं। एक ऐसे छानने वाले ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, यूनिट होते हैं। यूनिट माने समझ लो, यूनिट माने कोई एक रूम में कुछ काम चल रहा है तो यूनिट कहलाएगी। निस्यंदन कोई अलग काम कर रहा है, निस्यंदन यानी छानने का काम। छन्नक कहते हैं, छन्नक, छन्नक या फिल्टर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? फिल्टर कहते हैं। जिन्हें वृक्काणु
इन निस्यंदन एकक का नाम दिया गया नेफ्रॉन या वृक्क अणु कहा गया। तो किडनी का सबसे छोटा एकक पार्ट कौन सा है? किडनी का, या वृक्क का, या अणु का? वृक्क अणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्राणियों में निस्यंदन कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुरमात्रा जल ले जाते हैं। पूछेगा शुरुआती निस्यंदन में, शुरुआती प्रारंभिक निस्यंदन में छानने में कुछ पदार्थ कौन कौन से पदार्थ रहते हैं? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में, प्रचुर माने ज़्यादा मात्रा में जल रहते हैं। जैसे जैसे मूत्र नली में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण दोबारा से इनको सोखा जाता है। दोबारा से इसमें पानी सोखा जाता है। चयन करके पुनरावशोषण, दोबारा से अवशोषण होता है। जल की मात्रा पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय पदार्थ जो उत्सर्जित करना पर निर्भर करती है। कितना निकालना है? प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता है। बताइए जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा जब फैल जाता है, उसका दाब बहुत ज़्यादा होता है, तो माइंड को मैसेज जाता है। माइंड को मैसेज जाकर उसे बाहर निकाल कर देते हैं। मूत्राशय पेशी होती है, तो ये तंत्रिका नियंत्रण में है। तंत्रिका के नियंत्रण, दिमाग की तंत्रिका जो नेफ्रॉन मैसेज दे देंगे। अब जो आगे जाकर पढ़ेंगे तो चैप्टर में कंट्रोल में शब्द हम करते थे, परंतु हम मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं आमतौर पर। ये तो आपका क्या है सिस्टम? ये आपके सिस्टम जो है वो आपकी ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। आप इच्छित द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब पढ़ना है कृत्रिम अपवहन या डायलिसिस। कृत्रिम वृक्क किडनी द्वारा अपवहन करते हैं, इसमें कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस आप जानते हो, डायलिसिस जो आजकल उन लोगों होती है जिनकी किडनी काम नहीं करती है। उत्तर जीविता के लिए, जिंदगी जीने के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक हैं जैसे संक्रमण, आघात, चोट लग जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण था इन्फेक्शन हो जाए, किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाए, या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह हो, वृक्क की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, काम करना कम कर देगा। शरीर विषैले अपशिष्ट को संचित इकट्ठा करता रहता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। वृक्क क्रिया नहीं करने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपॉन डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य स्तर वाली, लेवल वाली, फिर समझ लें, कृत्रिम वृक्क बनावटी वृक्क जो होता है ये है पूरा धमनी से, यहाँ से धमनी से पंप का मार्ग धमनी से जोड़ दिया, पंप का मार्ग ब्लड में आ रहा है, और ये अलग अलग परतें लेयर हैं। चयनित पारगम्य झिल्ली है, झिल्ली बनाई थी SPM तरह का है, जैसे सेमी परमेबल में चयन करने वाले सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। झिल्ली की बनी नलिकाएं हैं, इनके द्वारा ब्लड इससे होता हुआ इसमें जा रहा है। इसमें अपवन के बाद का विलयन यूरिया और गंदा पदार्थ इसमें इकट्ठा हो रहा है, इसमें बचा हुआ पदार्थ आ रहा है। अपवन के लिए ताज़ा विलयन इससे प्राप्त हो रहा है, ताज़ा विलयन सारा खिसके और वापस जा रहा है, और उपकरण के जरिए शिरा के द्वारा वापस ब्लड में छोड़ दिया जा रहा है। अर्धपारगम्य स्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती हैं। नलिकाएं अपवहन द्रव से बड़ी टंकी में लगी होती हैं। द्रव का परासरण दाब, इसका जो दाब है ऑस्मोसिस दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, उसमें होते हैं। इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं इस मार्ग में रुधिर का अपशिष्ट। तो पूछा जाता है कि जो अपवहन द्वारा कृत्रिम वृक्क द्वारा होता है उसमें द्रव का प्रसारण दाब कैसे होता है? बराबर होता है, रुधिर बराबर होता है। इसमें कौन कौन अपशिष्ट अलग नहीं होते हैं? अपशिष्ट नहीं होते हैं, अपशिष्ट नाइट्रोजन वाले नहीं होते हैं। अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपवहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत द्रव द्वारा शरीर पर मिल जाता है। वृक्क के कार्य समान है, लेकिन एक अंतर है, इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं होता, द्वारा से सोखता नहीं है, जैसे हमारे ब्लेडर में इकट्ठा होने तरह सोखा जा रहा था मूत्र ब्लेडर में। प्रतिदिन 180 लीटर निस्सरण वृक्क में होता है। प्रतिदिन 180 लीटर हमारे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके द्वारा ब्लड किडनी द्वारा फिल्टर किया जाता है एक दिन में। और सजीव मूत्र आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष नियंत्रण में वृक्क में द्वारा सोख लिया जाता है। 1500 लीटर होता है। 180 लीटर में से 2 लीटर ये मूत्र बनता है, 1 से 2 लीटर, क्योंकि 178 लीटर वापस भेज दिया जाता है। पादों में उत्सर्जन पढ़ते हैं। पादों उत्सर्जन के जंतुओं में बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। ऑक्सीजन उनकी अपशिष्ट, जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट है, हम कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा निकाल लेते हैं। पसीना क्या है? स्किन द्वारा होते हैं। हाँ, ध्यान रखना, हमारे अपशिष्ट अंग कौन कौन से होते हैं? हमारे जो वर्ज्य पदार्थों निकालने के अंग कौन कौन से होते हैं? किडनी मेन अंग है, आपका कहते हैं स्किन है, त्वचा है, नाक है, फेफड़े हैं, और आपका क्या कहते हैं नाक फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। और आपका लीवर है, जिगर या उसे क्या कहते हैं यकृत कहते हैं। यकृत लीवर जिगर जो कि निकालता है कहते हैं नाइट्रोजन अमोनिया को। तो ध्यान रखना, ये अंग सारे अंग आते हैं, एक्सक्रीशन का काम आते हैं, उत्सर्जन का काम आते हैं, उत्सर्जन कहलाते हैं। पौधे ऑक्सीजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? या अतिरिक्त जल से वाष्पोदन द्वारा छुटकारा पाते हैं। पादप वाष्पोदन अतिरिक्त जल को भी निकाल लेते हैं, वो भी उनके लिए वज्य बताते हैं। पादों में बहुत से होता है मृत कोशिकाओं बनाते हैं, अपने कुछ दावों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं, पत्तियों को क्षय कर सकते हैं जो बेकार हो गई। पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिका की रिक्तिका में संचित कर लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। बहुत से पादप अपनी रिक्तिका में खाली जगह में कर लेते हैं। पौधे गिरने वाली पत्तियों में अपशिष्ट उत्पाद संचित होता है। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद हैं। ये पेड़ पौधों के पादपों के
रेजिन तथा गोंद अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, विशेष रूप से पुराने दाइलम में संचित रहते हैं। पुराने दाइलम में पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते रहते हैं। अंगदान के बारे में पढ़ लें। अंगदान एक उदार कार्य जिसमें कि इसको अंगदान किया जाए, इसको कोई ठीक ठिकाना करा दानदाता परिवार को सहमति द्वारा कहता है। और उत्तम दानदाता की उम्र व लिंग मायने रखती प्रचुमन किस व्यक्ति के जीवन बदल सकता है। गिराई के अंग शराब अथवा बीमारी चोट की वजह से क्षतिग्रस्त खत्म हो जाते हैं। अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी व्यक्ति के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा शल्य चिकित्सा ऑपरेशन अंग निकाल के अन्य व्यक्ति गिराई के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कार्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल हैं। याद कर लें कौन कौन से अंगों को दान किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सामान्य प्रत्यारोपण में, ट्रांसफर में कार्निया, आंखों के आगे के पार्ट को कहते हैं, काले पार्ट गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा। अधिकांश दान अब तक दोनों दाता की मृत्यु ठीक बात होते हैं जब डॉक्टर किसी व्यक्ति मस्तिष्क की मृत्यु को करता है, लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दे, यकृत, दाग, फेफड़े इत्यादि का समाधान दाता के जीवन होने पर भी किया जा सकता है। चलिए चैप्टर एंड हो गया बेटा। इसके सवाल आपके मिल जाएंगे मेरा अकाउंट की रचना तक करे हुए देखता है। सर्जित पानी के बाद पीने को बोलते हैं, मुतमनी नियमन किस होता है। सवाल मुझे लग रहा है सब हो जाएगा। आपने क्या सीखा मैं सब पढ़ लेंगे, आप नोट हो गया, ठीक है। चलिए।